सो आज हम लोग ग्राफ स्टार्ट करेंगे। तो ग्राफ को स्टार्ट करने से पहले लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ द ग्राफ। सो ग्राफ एक डेटा स्ट्रक्चर है। इट इज ए डेटा स्ट्रक्चर। Mathematically we can define graph G with the help of a tuple V, E. ओके, यहाँ पे V क्या है? इट इज set of you can say it is a set of items, but we call them vertices. So V is the set of vertices, and there is another set E, and this E is the called set of edges. Okay, now this set V have, जैसे कि मैंने कहा था, it is a set of vertices. सो वर्टाइसेस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे v इक्वल टू v1 v2 एंड सो ऑन vn। यहाँ पे n क्या है? लेट्स अज्यूम नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं, एंड योर दीज वर्टाइसेस जो vi है, ईच vi may represent an item, okay, or an object. You can say vi may represent an object. So vi may represent persons, it may represent cities, or it may represent machines, it may represent may represent programs. So it depends on the problem. So this set V is actually a set of objects, and now these objects may have connection between them, and that connection may be of different types, depends on the प्रॉब्लम डोमेन जिसके लिए हम ग्राफ जो है ना यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स उस प्रॉब्लम को हम ग्राफ में ट्रांसलेट कर रहे हैं। ओके, तो जो वर्टाइसेस के बीच में जो कनेक्शन है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एज। सो ई इज द सेट ऑफ एजेस। सो लेट्स अज्यूम E1 E2 एंड सो ऑन EM। दिस इज द सेट ऑफ एजेस। दिस इज द सेट ऑफ edges where each where each ei is a tuple. कैसा टपल है? इट इज ए टपल दैट हैव टू वर्टाइसेस। सो वी इट मे हैव vi एंड vj, ओके, एंड नेसेसरी नहीं है कि आई जो है ना मैंने यहाँ ले लिए सफिक्स तो सेम हो। यहाँ इनका कोई कनेक्शन नहीं है इस आई का और इस आई से। ओके, so vi and vj is a tuple. So vi vertices, vi and vj दो vertices हैं, and ei is a tuple. So it represents a actually connection between vi and vj. Okay, and we call it age. So each age is a tuple of two vertices. Now there are actually two type of graphs. So G may be a directed graph and it may be a undirected graph. G may be a directed graph or G can be a undirected graph. Okay, 1 minute. So in case of directed graph, this order of these two vertices is important. That means vi comma vj is not equal to vj comma vi. ओके, सो ये जो ऑर्डर, ये जो टपल है डायरेक्टेड ग्राफ के केस में, दिस टपल बिकम्स एन ऑर्डर्ड टपल।
ठीक है, ऐसे टपल्स को हम ऑर्डर्ड टपल बोलते हैं। ओके, अनडायरेक्टेड के केस में दिस टपल इज नॉट ऑर्डर्ड टपल, तो डायरेक्शन डजेंट मैटर। Any question? So let me give an example of what type of graph. Suppose that you have some persons. If you remember the Facebook, आप सब लोग Facebook इस्तेमाल करते हैं। So Facebook पे जो यूजर्स हैं, U1, U2, U3 and so on, and let's assume only 4 users हैं, U4, and suppose that U1 और U4 आपस में फ्रेंड हैं, तो इनके बीच की रिलेशनशिप को हम क्या करेंगे, एक एज और उस पर एक लेवल लगा देंगे, उससे रिप्रेजेंट करेंगे। U1 और U2 भी फ्रेंड्स हैं, एंड नाउ ये जो फ्रेंड्स हैं, फेसबुक में आपने देखा होगा, आप एक अपनी रिलेशनशिप भी डिफाइन कर सकते हैं। तो दैट मे बी लेट्स से क्लोज फ्रेंड। U2 और U3 के बीच में रिलेशनशिप हो सकती है, दे आर ऑल्सो फ्रेंड्स। एंड U4 और U2 भी फ्रेंड हो सकते हैं। ओके, सो ये एक OSN ग्राफ है, ऑनलाइन सोशल नेटवर्क। OSN मीन्स ऑनलाइन सोशल नेटवर्क। OSN ग्राफ, यहाँ पे वर्टाइसेस जो है, दीज नोड्स आर एक्चुअली वर्टाइसेस। सो अगर हम इस ग्राफ को G से रिप्रेजेंट करें तो G इज इक्वल टू है VE, एंड कैपिटल V यहाँ पर क्या होगा, जो यूजर्स हैं। मैंने यहाँ पे U1 U2 लिखा है, आप यूजर्स के रियल नेम लिख सकते हैं। तो U1, U2, U3 and U4, these are the set of vertices or you can say the set of users। so हम यहाँ पर ग्राफ में यूजर्स को वर्टाइसेस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड इनके बीच जो एजेस हैं, आप इन एजेस को एक सेट से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, लाइक एक एज हो गई U1 से U2 के बीच गई है, तो U1 U2। देन U1 और U4 फ्रेंड हैं, तो आप लिखेंगे U1 U4। देन U2 और U3 फ्रेंड हैं, U2 एंड U3 फ्रेंड्स हैं। U2 और U4 भी फ्रेंड हैं, U2 और U4 भी फ्रेंड है। ठीक है, एंड 1 2 3 4 एजेज हैं, तो ये आपका सेट हो गया। सो इस तरीके से हम इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड ये जो एज है, नाउ यू कैन सी दैट दिस एज इज रिप्रेजेंटिंग ए रिलेशनशिप। कौन सी रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप या फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंड रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ग्राफ एक्चुअली आपके कई रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम मैथमेटिकली ग्राफ में मॉडल करके, बहुत सारे इनमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करके अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। दैट मीन्स आपको अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो मे बी अगर ग्राफ के लिए वो एप्लीकेबल है या ग्राफ मॉडल वहाँ सूटेबल हो सकता है, तो आप पहले अपनी प्रॉब्लम को एक ग्राफ में मैप कर देंगे, एंड देन उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो आप ग्राफ पे जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, और आपके ग्राफ के सॉल्यूशन ही आपकी ओरिजिनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ग्राफ के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। एक एप्लीकेशन मैंने देखा, सोशल नेटवर्क्स, जितने भी सोशल नेटवर्क्स हैं दे मेंटेन एंड दे रिप्रेजेंट देयर होल नेटवर्क इन फॉर्म ऑफ ग्राफ। ठीक है, एंड
फिर द ग्राफ में ही वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आती हैं, या ये कहिए जो आपकी सर्विसेज हैं वो ग्राफ में मॉडल करके, ग्राफ में एल्गोरिथम्स इम्प्लीमेंट करके वो सर्विसेज आपको ऑफर करते हैं। सो उनका जो पूरा मॉडल है वो ग्राफ के फॉर्म में होता है। सिमिलरली आपने ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का नाम सुना होगा, या ये कहिए जैसे आपको आप एयरलाइन कंपनी है और आप अपने कंपनी का जो नेटवर्क है, या जो कहिए जो रीचेबल जहाँ जहाँ आप पहुँच सकते हैं, आप जहाँ जहाँ तक मतलब ट्रैवल ऑफ़र करते हैं, ट्रैवल सर्विसेज ऑफ़र करते हैं, तो आप एक ग्राफ के फॉर्म में अपने जो भी पोटेंशियल डेस्टिनेशंस जहाँ से आप फ़्लाइट्स ऑफ़र करते हैं, सोर्स से डेस्टिनेशन, उनको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So yes, this is an example of undirected graph, sorry. Now you can also have directed graph. So for example, अगर आपने ट्विटर का नाम सुना होगा तो ट्विटर में भी ऐसे ही यूजर्स हैं. So let me draw some users, again U1, U2 and U3. हम 4 ही यूजर ले लेते हैं, U4. ओके. नाउ ट्विटर में अगर आपने यूज किया होगा तो आपको मालूम होगा कि यूजर्स दो तरीके के आप रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हो, एक फॉलोअर और एक फॉलोइंग. ओके. तो अगर मान लीजिए U3 इज फॉलोइंग U1, U3 इज फॉलोइंग U1, तो U3 बिकम्स द फॉलोअर. तो U3 बिकम्स फॉलोअर फॉर U1. एंड नेसेसरी नहीं है कि U1 वापस U3 को फॉलो करे. अगर U1 U3 को फॉलो कर रहा है तो देयर विल बी ए एज फ्रॉम दिस वेल. ठीक है. एंड मे बी U1 U2 को फॉलो कर रहा है और U2 U4 को फॉलो कर रहा है, एंड मे बी U4 किसी को फॉलो नहीं कर रहा है. ठीक है. लेकिन हो सकता है U3 U4 को फॉलो कर रहा हो. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए डायरेक्टेड ग्राफ. ओके. यहाँ मैं लेवल नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि लेवल को यहाँ पर हम करेक्टली नहीं लिख पाएंगे. ओके. सो इस केस में आपका जो V है वो हो गए वर्टाइसेस का सेट हो गया U1 U2 सेम सेट जो कि अभी हमने पहले लिखा था मैंने, U4. एंड एजेस का सेट हो गया. नाउ आपके ग्राफ में आप देखेंगे कितनी एजेस हैं, 1 2 3 4 5. सो एक तो एज हो गई आपकी U3 से U1. मैं इसको ऐसे इस साइड से लिख रहा हूँ U3 U1, क्योंकि U3 जो है U1 को फॉलो कर रहा है, तो U3 से शुरू करेंगे अप टू U1. ओके. एंड जब डायरेक्टेड ग्राफ होता है तो हम कहते हैं कि U1 इज एडजेसेंट टू U3, U1 इज एडजेसेंट टू U3. एंड सिमिलरली रिवर्स डायरेक्शन में भी एज है, तो आप इसे दोनों साइड से ऐसे दो एजेस हैं अलग अलग. ध्यान रखना U3 U1 और U1 U3 बोथ आर टू सेपरेट एजेस. देन U1 U2, देन U2 U4, 1 2 3 4 5 है, एक एज और है U3 U4, U3 U4. Okay. So this is a graph, and so this example is a directed graph where edge have a direction. Okay. So you can travel toward the direction. So आप U3 से U1 पर ट्रेवल कर सकते हैं. So you can suppose that कि ये U1 U2 U3 ये सिटी है. थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, आई एम नॉट ड्राइंग द सेपरेट ग्राफ. लेट्स अज्यूम हियर अगेन. अभी हमने इसे ट्विटर ग्राफ माना था, ट्विटर के अज्यूमशंस के. नाउ अज्यूम कर लीजिए कि ये U1 U2 U3 U4 ये सिटीज़ हैं एंड दीज आर द हाईवेज. नाउ एज का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकते हैं.
तो अगर अज्यूम कर लिए ये जो हाईवे है दैट इज़ वन वे, दैट मीन्स आप इस हाईवे से केवल जा सकते हैं, आ नहीं सकते। तो और वो डायरेक्शन इस तरह, दैट मीन्स U3 से आप U1 पर पहुंच सकते हैं। बट ओके, तो U3 सिटी से आप U1 सिटी तक इस रूट से जा सकते हैं। ओके, बिकॉज दिस इज वन वे, बट इस रूट से आप U1 से U3 तक नहीं आ सकते। सो ये याद रखना है आपको। एज में डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन के अगेंस्ट आप इस एज को फॉलो करके नहीं ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आज्यूम करिएगा दिस इज रिप्रेजेंटिंग समथिंग ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन में, जब हम इसकी बात करेंगे तो आप देखेंगे हम इस एज से U1 से U3 तक नहीं जा सकते। ओके, हाँ, चूंकि इस केस में दोनों साइड से एजेस हैं, तो आप इस एज को फॉलो करते हुए U3 तक जा सकते हैं। तो U1, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि U1 और U3 एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। लेकिन अगर हम इस बात यहाँ देखें तो U1 से आप U2 पर तो जा सकते हो, लेकिन U2 से वापस U1 पर नहीं आ सकते। तो U2 तो U1 के एडजेसेंट है, U2 इज एडजेसेंट टू U1, बट U1 इज नॉट एडजेसेंट टू U2। ठीक है, क्योंकि इधर से डायरेक्शन नहीं, एज नहीं है। ओके, सो ये रिमेंबर रखना है आपको, एडजेसेंसी बोलते हैं इसको। नाउ लेट्स सी हाउ टू रिप्रेजेंट ग्राफ इन द मेमोरी। सो ये जो ग्राफ्स हैं हम इसे मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक्चुअली दिस वाज द जस्ट लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ, बट यू नीड टू रिप्रेजेंट देम इनटू द मेमोरी एज वेल। अच्छा, आपने ग्राफ वाला चैप्टर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, एक यूनिट होगा आपके, तो आप उसको रिवाइज करके आएंगे। मैं उतनी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ। ग्राफ में एजेस भी कई तरीके की ग्राफ के कई सारे वेरिएशंस भी होते हैं, सिंपल ग्राफ, कंपोजिट ग्राफ, मैस ग्राफ है, यूलर ग्राफ, आपने सब पढ़े होंगे। सो आई विल नॉट डिस्कस देम। एंड ग्राफ में एजेस भी होती हैं, सो लेट डिस्कस एजेस। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये टाइप की जो एक एज ऐसी भी हो सकती है जो एक वर्टाइसिस सेम वर्टाइसिस पर रिपीट होकर आ रही है, U4 से U4 पर वापस आ गई, इसे हम बोलते हैं सेल्फ लूप। ठीक है, सो दिस इज परमिटेड। ओके, लेकिन सिंपल एक ग्राफ होता है उसमें ये परमिटेड नहीं होता है। ठीक है, एंड समटाइम्स एक वर्टाइसिस के बीच में दो एजेस हो सकती हैं ऐसे, इनको हम पैरेलल एजेस बोलते हैं। ओके, तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में भी ऐसा हो सकता है। अनडायरेक्टेड ग्राफ अगर है एक, तो दो एजेज हो सकती हैं एक वर्टेक्स के बीच में। लेट्स से दिस इज V1, दिस इज V2, दिस इज V3। तो इसे हम बोलते हैं पैरेलल एजेस। ये दोनों दो वर्टेक्स के बीच में है, दैट मीन्स V1 V2 और V1 V2 दो एजेस है ना, हम इन्हें अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सेपरेट एजेस हैं। तो समटाइम्स इट मे हैपन। ओके, सो इनको हम पैरेलल एजेस बोलते हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है एक एज ऐसी हो। सो अनडायरेक्टेड ग्राफ में भी ऐसा पॉसिबल है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं V1 V1, इसे हम सेल्फ लूप बोलते हैं। ओके, तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था। बाकी नव हम आते हैं अपने मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ के मेमोरी रिप्रेजेंटेशन पर। तो मैं आपको एक बुक के एग्जांपल से ही डिस्कस कर रहा हूँ कि ग्राफ में मेमोरी में हम ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ को मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं आपके पास। एक है एडजेसेंसी लिस्ट, और दूसरा एडजेसेंसी मैट्रिक्स। So you can represent graph in form of adjacency list, दूसरा रिप्रेजेंटेशन है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। सो हम दोनों रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स अज्यूम दिस इज द ग्राफ।
ये मैंने आपकी कोरमैन की बुक से लिया हुआ है, जिसमें 5 एजेस हैं, 1 2 3 4 5। इनको एजेस को नंबर्स लिख करके रिप्रेजेंट किया गया है। एंड दीज आर द वर्टाइसेस, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी एजेस, दीज आर द एजेस। नाउ जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, यू कैन सी हियर। एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, वी ड्रॉ ए मैट्रिक्स। ओके, सो अगर आपके ग्राफ में n वर्टाइसेस हैं तो n क्रॉस n की एक मैट्रिक्स बनाएंगे, और एक जो रो होगी इसकी मैट्रिक्स की, एक रो जो होगी वो एक वर्टेक्स के लिए, वर्टेक्स से जुड़ी जो भी एजेस हैं उनको रिप्रेजेंट करेगी। तो आप कह सकते हैं जो सेल है, दिस सेल रिप्रेजेंट्स द कनेक्शन बिटवीन करस्पॉन्डिंग टू एजेस। तो हम यहाँ पर वर्टेक्स की नंबरिंग, रो में भी वर्टेक्स की नंबरिंग कर लेंगे और कॉलम में भी वर्टेक्स की नंबरिंग कर लेंगे, क्योंकि आपको एक टपल को रिप्रेजेंट करना है। ओके, टपल को, तो टपल की पहली वैल्यू रो से रिप्रेजेंट होगी और टपल की दूसरी वैल्यू कॉलम से रिप्रेजेंट होगी। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल एक टपल 1, 2 है। सो 1, 2 का मतलब हो गया रो 1, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो वहाँ पर जो भी एंट्री होगी, दैट एंट्री विल रिप्रेजेंट कि इनके ये जो एज है वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, या इनके बीच में कनेक्शन है या नहीं है। ओके, सो नाउ इस ग्राफ को अगर आपको एडजेंसी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करना हो तो आप क्या करेंगे, 5 चूंकि आपके वर्टाइस थी तो आपने 1 2 3 4 5 लिख लिया, हर वर्टेक्स के लिए एक रो बना ली और उसको आइडेंटिफाई मार्क लगा दिया, आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा दिया। सो वर्टेक्स का नाम ही हम आइडेंटिफिकेशन में इस्तेमाल करते हैं। एंड कॉलम भी आपने 5 ड्रॉ कर लिए, क्योंकि 5 वर्टाइसेस हैं, क्योंकि n क्रॉस n मैट्रिक्स बनाना है। तो आपके 5 वर्टाइसेस हैं तो 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स हो गई। एंड नाउ अब हम इसमें इस ग्राफ में एजेस को रिप्रेजेंट करना है। वर्टेक्स तो रिप्रेजेंट हो गई, एजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो सेल होगी, करस्पॉन्डिंग सेल, उसमें 0 लिखेंगे। 0 लिख रहे हैं अगर दो वर्टेक्स के बीच में एज नहीं है, अदरवाइज हम एज है तो 1 लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें 1 और 1, यहाँ पर रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, 1 से 1 तक के बीच में कोई एज नहीं है तो आप 0 लिखेंगे। एज ऐसा क्यों नहीं है, इसमें सेल्फ लूप नहीं बना हुआ है। अगर 1 से 1 तक ऐसे कोई सेल्फ लूप बना होता इस तरीके से तो हम यहाँ 1 लिख देते, क्योंकि इन दोनों के बीच में फिर एज हो जाती। नाउ 1 से 2 के बीच में एक एज है तो आपने लिखा 1 और 2, 1 से 2 के बीच में एज है तो यहाँ पर आपने एंट्री 1 कर दी। 1 से 3 के बीच कोई एज नहीं है, आप देख रहे हैं डायरेक्ट एज नहीं है तो यहाँ आप 0 लिखेंगे। 1 से 4 के बीच में भी एज नहीं है तो 1 से 4 के लिए 0 लिखेंगे। 1 से 5 के लिए एज है तो आपने इसे 1 कर दिया। ठीक है, नाउ इसी तरीके से आप वर्टेक्स 2 से क्या क्या एजेस हैं तो आप करस्पॉन्डिंग जो जिन जिन के लिए एजेस है उनके लिए 1 लिख देंगे, बाकी के लिए 0 लिख देंगे। तो आप देखेंगे 2 से 1 के लिए एज है, 5 के लिए एज है, 4 के लिए भी है और 3 के लिए भी है। ओके, बस सिर्फ खुद के लिए एज नहीं है 2 से 2 तक आने के लिए, तो केवल 2 से 2 वाले में 0 लिख देंगे, बाकी से की जगह 1 लिख देंगे। तो अगर हम 3 की बात करें तो 3 से आउट एजेस कहाँ कहाँ के लिए जा रही हैं, 2 से और 4 से, बाकी 1 और 5 नहीं है। तो 3 के में 1 के लिए कोई एज नहीं है तो आपने 0 लिखा। 3 से 2 के लिए एज है, 1 कर दिया। 3 से 3 के लिए एज नहीं है क्योंकि सेल्फ लूप नहीं है, इसलिए 0 रहेगा। तो जिस ग्राफ में जनरली सिंपल ग्राफ जो होता है जहाँ सेल्फ लूप नहीं होते हैं तो उसमें आप सीधा डायगोनल जो वैल्यूज हैं, ये जो सेल, इनको 0 रख सकते हो। ओके, एंड बाकी जिन पेयर्स के लिए एज है वहाँ 1 लिख दीजिए, जहाँ एज नहीं है वहाँ 0 कर दीजिए। तो दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। और एडजेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का जो एडवांटेज है, इट इज़ वेरी इजी। ओके, और आपको अगर कभी भी एक क्वेरी करना है, यू नीड टू नो कि दो वर्टाइसेस के बीच में एज है या नहीं है, तो आप आराम से इस मैट्रिक्स में जा कर के देख लेंगे और आप इमीडिएटली तुरंत बता सकते हैं इजीली। ओके, ये इसका एडवांटेज है। सो जैसे आपको अगर पूछा जाए 2 से 4 के बीच में एज है, वर्टेक्स 2 से 4 के साथ एज है, तो आप वर्टेक्स 2 मतलब रो 2 और कॉलम 4 आप देखेंगे हियर इज 1 इज रिटन, दैट मीन्स देयर इज एन एज बिटवीन देम। तो आप आंसर करेंगे यस एज है। इफ समबडी आस्क यू कि वर्टेक्स 1 और 4 के बीच में एज है तो आप वर्टेक्स 1 रो में चले गए उसके, और
4 कॉलम चले गए। यहाँ 0 लिखा है, इसका मतलब 1 से 4 के बीच में ग्राफ में एज नहीं है। ओके, सो इस तरीके से आप मेमोरी में पूरे ग्राफ के ये जो इन्फॉर्मेशन है इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एडजेंसी मैट्रिक्स। नाउ एडजेंसी मैट्रिक्स का एक ड्रॉबैक है, इसे बनाना आसान है। पहली चीज़ एडवांटेज तो ये है कि इट इज़ क्वाइट इजी टू डेवलप, एंड दूसरा जो एडवांटेज है वो है कि आप इजीली क्वेरी का आंसर दे सकते हैं कि कोई दो वर्टेक्स कनेक्टेड हैं या नहीं है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि इसके लिए जो n क्रॉस n के आपको मैट्रिक्स क्रिएट करना पड़ते हैं। सो अगर आपके ग्राफ में नंबर ऑफ वर्टाइसेस ज़्यादा हैं तो ये मैट्रिक्स का साइज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके, और अगर आपका ग्राफ डेंस नहीं है, ओके, सो दैट मीन्स स्पार्स ग्राफ, ऐसा एक ग्राफ को, एक ऐसा ग्राफ जिसमें एजेज कम है वर्टेक्स के कंपैरिजन में या लगभग वर्टेक्स के बराबर एजेज हैं, तो हम ऐसे ग्राफ को स्पार्स ग्राफ बोलते हैं। सो अगर आपका ग्राफ स्पार्स है तो स्पार्स ग्राफ में क्या होगा, बहुत सारी एंट्रियाँ जीरो हो जाएंगे। ओके, तो इस केस में अननेसेसरी आप जो ना एक तो मेमोरी वेस्ट कर रहे हैं जीरोज को स्टोर करने में। ओके, दूसरा आपका साइज, ग्राफ का साइज बड़ा हो जाएगा। सो ये दो प्रॉब्लम्स हैं। सो इसलिए जनरली हम इस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को डेंस ग्राफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो डेंस ग्राफ का मतलब एक ऐसा ग्राफ जहाँ पर नंबर ऑफ एजेज जो हैं v² के इक्वलेंट हो लगभग। So let me write the formula for you. So there are two type of graphs. एक तो है डेंस ग्राफ, ठीक है। सो ये जो ग्राफ है इनको हम एजेस कितनी है उसके बेस पर डिफाइन करते हैं डेंस ग्राफ, कोई खास टाइप अलग टाइप का ग्राफ नहीं है। सो डेंस ग्राफ के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ एजेस लेट से अगर हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई का वार है, सो नंबर ऑफ एजेज इज अप्रोक्सीमेटली इक्वलेंट टू वर्टेक्स का स्क्वायर, इसके लगभग आसपास हैं या बराबर हैं, तो ऐसे ग्राफ को हम डेंस ग्राफ बोलते हैं। ओके, तो अगर आपका ग्राफ डेंस ग्राफ है दैट मीन्स नंबर ऑफ एजेज उसमें ज़्यादा है, वर्टेक्स के स्क्वायर के बराबर हैं, लगभग आसपास हैं, अराउंड है, तो इस ग्राफ में ये जो ग्राफ है इसमें मेमोरी वेस्टेज कम होगा। ओके, क्योंकि आप वर्टेक्स ज़्यादा एंट्री जीरो नहीं होंगे। लेकिन समटाइम्स यू मे हैव स्पार्स ग्राफ ऑल्सो, यहाँ पर नंबर ऑफ एजेज जो है वेरी मच लेस देन v², तो ऐसे ग्राफ को हम स्पार्स ग्राफ बोलते हैं। तो आपके स्पार्स ग्राफ को अगर आप एडजेंसी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करोगे तो उसमें बहुत सारी एंट्री जीरो होंगे, तो इसलिए हम स्पार्स ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक दूसरा अल्टरनेटिव जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं उस मेथड को इस्तेमाल करते हैं और एडजेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को डेंस ग्राफ में यूज करते हैं, और वो भी स्मॉलर ग्राफ के लिए करते हैं। लार्ज ग्राफ के लिए ये मैकेनिज्म सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n² है, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ वर्टाइसेस। ओके, सो नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि जनरली आप देखेंगे कि जो डायरेक्टेड ग्राफ होता है, चूँकि हम एक डायरेक्टेड ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्टेड ग्राफ के केस में एडजेंसी मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक होती है। ओके, सो सिमेट्रिक का मतलब ये जो डायगोनल है उसके ऊपर जो एंट्रीज हैं और जो नीचे एंट्रीज हैं ट्रायंगल, ये सेम है। तो जनरली कई बार हम कई एप्लीकेशंस में एक ऑप्टिमाइजेशन इस्तेमाल करते हैं कि हम क्या करते हैं, फिर ये एक डायगोनल के बाद एक ये जो ट्रायंगल है पार्ट, इतना यहाँ से लेकर के इतना पार्ट ही हम स्टोर करते हैं, क्योंकि अदर पार्ट जो ना इसी का जस्ट कॉपी है। सो हम केवल या तो अपर ट्रायंगल ग्राफ मैट्रिक्स का या लोअर ट्रायंगल स्टोर कर लेते हैं। सो दिस इज वन ऑप्टिमाइजेशन दैट वी कैन यूज इन दिस केस। Now there is another representation that is called adjacency list representation, that is quite popular. कई सारे many algorithms uses this representation, and adjacency list representation में हम क्या करते हैं, this we have a you can say that is a direct access table या हैश टेबल यू कैन से, और हैश टेबल आपके वर्टेक्स के नाम के बेस पर हैश होती है। तो यहाँ आपने देखा कि मैंने एक एरे लिया है या एक जो है एक टेबल ले लिया, जहाँ पर जो एरे की जो लोकेशन है मैंने जानबूझ के वर्टेक्स यहाँ पे, सॉरी इस डायग्राम में जानबूझ करके ये नंबर्स लिखे गए हैं वर्टेक्स के, दैट मीन्स वर्टेक्स का आईडी है। तो आप कह सकते हैं इट इज़ अ काइंड ऑफ हैश टेबल, जहाँ पर वर्टेक्स से सीधा आप
उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो एडजेंसी लिस्ट में आपके पास अगर 5 वर्टाइसेस हैं तो 5 लोकेशन होंगे, 6 वर्टाइसेस होंगे तो 6 लोकेशन होंगी। सो ये जो स्लॉट्स हैं उतने ही होंगे जितने वर्टाइसेस हैं, और हर स्लॉट वर्टेक्स के नेम से एक्सेसिबल होगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, जनरली हम इसे हैश टेबल से इंप्लीमेंट करते हैं, सो दैट्स वाई दिस इज हैश टेबल। नाउ इसमें जो है वर्टेक्स के जो भी एज एडजेसेंट होती है उसे हम यहाँ एक लिंक लिस्ट के तौर पर अटैच कर देते हैं। तो आप देखेंगे 1 के एडजेसेंट कौन है, 5 है और 2 है। तो आप किसी को भी पहले ले सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 2 को पहले रखा है, तो 2 एक नोड बनाया, उसमें 2 लिख दिया, और फिर 2 एक और एडजेसेंट नोड है 1 के 5, तो आपने एक और नोड बनाया और उसमें 5 रख दिया और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, लिस्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक वर्टेक्स के जो भी एडजेसेंट नोड्स हैं या वर्टेक्स हैं। तो एक वर्टेक्स के जितने भी एडजेसेंट वर्टेक्स हैं हम उनको एक लिस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो लिस्ट एक्चुअली लिंक लिस्ट होती है। तो यू कैन सी दैट कि 1 के एडजेसेंट 2 वर्टाइसेस हैं, 2 और 5, तो आपने एक लिस्ट बना दी, उसमें एक में और उनमें नोड रख दिया आपने, एंड एक ये टर्मिनेशन मार्क लगा दिया। 2 के एडजेसेंट कौन कौन है, 1, 5, 4, 3। तो आपने यहाँ देखा 2 के एडजेसेंट में 1, 5, 3, 4। ठीक है, ऑर्डरिंग से मतलब नहीं होता, आप किसी और अलग ऑर्डर में भी स्टोर कर सकते हो। सिमिलरली 3 के एडजेसेंट 2 एंड 4 हैं, तो आपने 2, 4 लिख दिया, एंड 4 के एडजेसेंट 5 है, 2 है एंड 3 है, तो 2, 5, 3। ओके, आप चाहें तो ऑर्डरिंग बदल सकते हैं। ये जो ऑर्डरिंग है दैट इज़ नॉट सेम, इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट यूजर्स। आप जब बना रहे हैं तो कोई और ऑर्डर ले सकते हैं, कोई दूसरा इस ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन बनाएगा तो कोई ऑर्डर हो सकता है। 5 to 3 भी हो सकता है, 3 to 5 हो सकता है, जैसे या 2, 5, 3। इनका इसके ऑर्डर पर नहीं जाना है कि आप ये कहें कि नहीं 2 को पहले क्यों रखा, 5 बाद में क्यों है, या 3 बाद में क्यों है। सिमिलरली 5 के जो है ना एडजेसेंट यहाँ लेके। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि हर वर्टेक्स को एक हैश टेबल में प्लेस दे देते हैं, या और वहाँ से फिर हम उसके जो एडजेसेंट हैं उनको लिंक लिस्ट में रखते हैं, और लिंक लिस्ट का जो स्टार्ट पॉइंटर है उसे यहाँ रख देते हैं। तो आप किसी भी वर्टेक्स के एडजेसेंट नोड आसानी से रीड कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि 3 के जो वर्टेक्स नंबर वर्टेक्स 3 है उसके एडजेसेंट नोड्स क्या क्या हैं, तो आप वर्टेक्स 3 के लिए हैश करेंगे और हैश टेबल आपको यहाँ पहुँचा देगी। यहाँ पे आपको इस लिंक लिस्ट का स्टार्ट पॉइंटर मिलेगा, और आप इस लिंक लिस्ट को जब विजिट करेंगे तो आपको उसके सारे एडजेसेंट नोड्स पता चल जाएंगे। तो आप देखेंगे 2 and 4। ठीक है, सो दिस इज द adjacency list representation for undirected graph. Okay, now let's see what about the directed graph. So directed graph में एडजेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन तो वैसा ही का वैसा रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस ग्राफ में 6 वर्टाइसेस थी, सो आपने 6 कॉलम 6 रो बना लिए, और 1 से 2 के बीच एज है, सो 1 से 2 के बीच 1 एंड 1 से जाकर के 2 तक जा रहे हैं, तो 1 से 2 के बीच एज है, आपने 1 लिख दिया। 1 से 4 के बीच एज है, 1 से 4 के बीच एज है, 1 लिख दिया। 1 से 1 के बीच कोई एज नहीं थी तो 0 रहेगा। 1 से 3 के बीच कोई एज नहीं है तो इट इज़ 0। 1 से 6 के लिए कोई एज नहीं है, सो दिस एंट्री इज 0। ओके, सो इस तरीके से आप एडजेंसी मैट्रिक्स बना सकते हैं। ओके, सो आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि डायरेक्टेड ग्राफ अगर है आपके पास तो ये जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक नहीं होती है नेसेसरली। ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो। सो जनरली इट इज, यू कैन से दैट इट इज ए असिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ डायरेक्टेड ग्राफ के केस में जब एडजेंसी लिस्ट बनाते हैं तब रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा। सो 6 वर्टाइसेस हैं, आपने 6 एंट्रीज ले ली, सो आपके हैश टेबल में 6 एंट्रीज हैं, एंड नाउ आप जो एडजेसेंट वर्टाइसेस हैं उनको आप एक लिंक लिस्ट में ऐड कर देंगे। सो 1 के एडजेसेंट है 2, तो आपने यहाँ 2 को भी लिख दिया और 4 लिख दिया। ठीक है, 2 एडजेसेंट वर्टाइसेस थी। देन 2 के एडजेसेंट कौन कौन है, 2 के एडजेसेंट केवल 5 है, तो आपने अकेले 5 लिख दिया। 3 के एडजेसेंट 6 है, 5 है, तो आपने 6 और 5 ले लिया। 4 के एडजेसेंट कौन कौन है, 4 से आप केवल 2 पर विजिट कर सकते हैं, तो 4 के में जो एसोसिएटेड लिंक लिस्ट है उसमें 2 है अकेला। 5
5 से आप केवल 4 पर जा सकते हैं, तो 5 के एडजेसेंट 4 है, एक लिंक लिस्ट में एक ही नोड है क्योंकि एक ही वर्टेक्स एडजेसेंट है। 6 के एडजेसेंट में 6 खुद है, तो आपने यहाँ 6 लिख दिया। सो दिस इज द एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर डायरेक्टेड ग्राफ। ओके, सो ये जो दोनों मेथड्स हैं इनके अपने अपने ड्रॉबैक हैं। तो एडजेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन का नुकसान एडवांटेज क्या है, कैन यू टेल मी? अगर आप देखें तो एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज है स्केलेबिलिटी, क्योंकि अगर लार्ज साइज का ग्राफ है तब भी इसमें कोई इशू नहीं है। इफ़ योर ग्राफ इज़ वेरी लार्ज यू कैन क्रिएट ए लिंक लिस्ट, लेकिन मैट्रिक्स जो ना बड़ी काफ़ी लार्ज हो जाती है और इसे हैंडल करना मुश्किल हो जाता है अगर आप एडजेंसी मैट्रिक्स की बात करें तो। ओके, दूसरा है कि अगर आपके ग्राफ में कोई चेंजेस होते हैं तो एडजेंसी मैट्रिक्स में, जैसे आप मान लीजिए ग्राफ में आपने 4 वर्टेक्स और ऐड कर दें, तो आपको इस मैट्रिक्स को के साइज को इंक्रीज करना पड़ेगा। और आपको मालूम है जब आप मैट्रिक्स बनाते हैं तो मैट्रिक्स एक्चुअली है ना एरे, और आपको फिर मेमोरी रीअलोकेशन करना पड़ेगा, पूरा वो चीज़ कॉपी करना पड़ेंगे नई जगह नई लोकेशन पर। सो दैट इज़ क्वाइट ए डिफ़िकल्ट टास्क। ठीक है, सो ये जो मैट्रिक्स है इसका स्टैटिक एलोकेशन होता है, डायनेमिक एलोकेशन नहीं होता है। सो इट इज़ ए काइंड ऑफ स्टैटिक मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। तो स्टैटिक है इसलिए आप इसे टाइम ज़रूरत पड़ने पर डायनेमिकली चेंज नहीं कर सकते। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको ऑफर नहीं करती है। लेकिन ये जो एडजेंसी लिस्ट है ये लिंक लिस्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन है। आप इस हैश टेबल को आसानी से ग्रो कर सकते हैं स्लॉट्स बढ़ा करके, और इसमें ये जो लिंक लिस्ट है इनको श्रिंक एंड ग्रो ईजिली जरूरत करने पर आसानी से श्रिंक एंड ग्रो हो सकती हैं। तो इसमें रिप्रेजेंटेशन में एडवांटेज क्या है? दिस इज ए फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबल रिप्रेजेंटेशन। लिंक लिस्ट आपका ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, आप आसानी से इंक्रीज कर सकते हैं। ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, आप साइज कम मतलब कुछ वर्टेक्स डिलीट करनी है आपने तो ग्राफ छोटा हो गया, तो आप इसे आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं साइज को। यहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये मेन सबसे बड़ा इशू है। इसीलिए ज़्यादातर जो एप्लीकेशंस हैं वहाँ पे लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, एडजेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन लोग यूज करते हैं। ओके, नाउ इसके भी ड्रॉबैक है। इसके ड्रॉबैक क्या है कि आपको 2 वर्टेक्स के बीच में एज है या नहीं है ये पता करने के लिए आपको एक लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करना पड़ सकती है। जैसे आपको इसमें पूछे कि 2 से 5 के बीच में एज है, आप सीधे 2 5 सेल इसमें चले गए सेकंड रो 5th कॉलम में और आपने बता दिया एज है। लेकिन आपने पूछा 2 से 5 के बीच एज है तो आपको पहले यहाँ जाना पड़ेगा 2 की जो एडजेंसी लिस्ट है, और यहाँ पर तो सीधा एक ही नोड था तो आपने आसानी से देख के बता दी कहाँ है। लेकिन समटाइम्स क्या हो सकता है, इट मे बी ए लॉन्ग लिस्ट। लार्ज ग्राफ में क्या होगा, ये जो लिस्ट है ये लार्ज हो सकती है काफ़ी, और फिर आपको पूरी लिस्ट ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इसमें आपको ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग सकता है डिपेंडिंग ऑन अगर एन नोट्स आपकी लिस्ट में है तो। ओके, सो मैक्सिमम जो डिग्री है उतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको इसमें लग सकती है। ओके, तो ये प्रॉब्लम इसमें थोड़ी सी है कि 2 वर्टेक्स के बीच में कनेक्शन है या नहीं है ये बताना, इट इज़ ए टाइम टेकिंग टाइम। तो दोनों के अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं। तो जब भी आपको अपनी एप्लीकेशन में ग्राफ यूज करना है तो आपके लिए कौन सा रिप्रेजेंटेशन सूटेबल होगा वो आपको चूज करना होगा अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम, एंड देन यू कैन प्रोसीड। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? ओके, तो चलिए आगे चलता है। हालांकि ये आप लोग ये पढ़ चुके होंगे, बट नाउ हम ग्राफ के बाद ग्राफ में सर्च करने के लिए जो एल्गोरिथम्स है वो एल्गोरिथम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप सर्च का मतलब समझते हैं, वी वांट टू आइडेंटिफाई, वी वांट टू फाइंड आउट ए लेट्स से वर्टेक्स इन द ग्राफ। आपको एक वर्टेक्स दी गई है एंड यू वांट टू नो दैट this vertex is present in the graph or not. So for that you have to search, or you want to find out a path, then तब भी आपको सर्च करना पड़ेगी उस वर्टेक्स के लिए पाथ आइडेंटिफाई करना हो। सो ग्राफ में सर्चिंग के लिए या ये कहिए ट्रैवर्सल के लिए, ईच एंड ट्रैवर्सल का मतलब होता है ईच एंड एवरी वर्टेक्स पर जाना और उसको प्रोसेस करना।
ठीक है। तो ट्रैवर्सल में हम सारी वर्टेक्स पर जाते हैं, सर्च में क्या होता है, जब हमारा सर्च का जो गोल है वो कंप्लीट हो गया तो हम वहाँ रुक जाते हैं, बस इतना डिफरेंस है। अदरवाइज ट्रैवर्सल और सर्च काफ़ी ओवरलैपिंग है। सो ग्राफ ट्रैवर्सल के लिए दो मेन एल्गोरिथम्स हैं, वन इज ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, सेकंड इज डेप्थ फर्स्ट सर्च। सो सबसे आज हम पहले ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च डिस्कस करेंगे, डेप्थ फर्स्ट सर्च हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, सो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च प्रॉब्लम, लेट्स फाइंड आउट प्रॉब्लम क्या है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। सो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में यू आर गिवन ए ग्राफ, सो लेट्स से ग्राफ जी इक्वल टू वी एंड आपको एक डिस्टिंग्विश सोर्स वर्टेक्स दी है, सो लेट्स से दैट वर्टेक्स इज एस। तो आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और एक सोर्स वर्टेक्स दी होगी। सो ग्राफ में जो भी वर्टेक्स है उसमें से एक वर्टेक्स को आपको बता दिया गया कि दिस इज द सोर्स वर्टेक्स, और सोर्स वर्टेक्स का मतलब आपको यहीं से स्टार्ट करना है। ओके, नाउ नाउ आपकी जो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो सोर्स वर्टेक्स है यहाँ से जो जो वर्टेक्स रीचेबल हैं उन सबको आइडेंटिफाई करना, उनको फाइंड आउट करना। जो जो वर्टेक्स एस से आप रीच कर सकते हैं उनको फाइंड आउट करना। ओके, और उनको फाइंड आउट करने के साथ साथ उनकी जो ना एस से डिस्टेंस क्या है ना, यहाँ पर डिस्टेंस जो ना किस टर्म में मापी जाती है, यहाँ डिस्टेंस का मतलब है कि एस से एक पर्टिकुलर जो भी वर्टेक्स मिली हैं आपको एल्गोरिथम को, वो कितनी डिस्टेंस पर हैं एस से। डिस्टेंस मतलब कितनी एजेस हैं उन दोनों के बीच में। तो यहाँ डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे एज के नंबर ऑफ एजेस बिटवीन द, या यू कैन से दैट लेंथ ऑफ द पाथ। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ है, अगर मान लीजिए ए बी सी डी ई एंड ऐसे। सो ए से डी की डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 और 2। सो डिस्टेंस का मतलब है ए से जो पाथ है डी के लिए उस पाथ में कितनी एजेस हैं वो आपको काउंट कर लेना है। सो यू कैन से दैट पाथ लेंथ। ओके, सो यहाँ डिस्टेंस का मतलब यहाँ पाथ लेंथ से है, या कई बार हम इसे होप भी बोलते हैं इसका वर्क, इस चीज़ को। सो ये जो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम है, इट आइडेंटिफाइज all the vertices that are reachable from S and their distance also. ओके, नाउ इसके साथ साथ ये एल्गोरिथम क्या करती है, एक आपके पास आपको एक ट्री प्रोवाइड करेगी। इट कैन प्रोड्यूस ए ट्री जिसे हम ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च ट्री बोलते हैं, एंड ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च ट्री का जो रूट होगा वो एस होगा, एंड दिस एस विल कंटेन, सो ये जो ट्री है, this tree will contain all the vertices that are reachable from S and what are the path to reach them. So and those path will be the shortest path. ठीक है, so shortest path again in the terms of number of ages you need to follow. So breadth first search tree हम एक ग्राफ अगर जब में एग्जाम्पल लेंगे तब आई विल एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, सो आप समझ पाएंगे कि ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च ट्री का एग्जैक्ट मतलब क्या है। अभी डेफिनेशन क्या है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च की, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च ट्री की, कि आपको एक ट्री देगी, दैट ट्री विल, जो उस ट्री का रूट क्या होगा, एस होगा, दैट मीन्स योर सोर्स वर्टेक्स, एंड इस सोर्स वर्टेक्स से जो जो रीचेबल वर्टेक्स हैं वो इस ट्री में होंगे। ओके, एंड ओबियसली कुछ वर्टेसेस एस से डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, कुछ एस से इनडायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। तो एस से डायरेक्टली कनेक्टेड जो वर्टेक्सेस हैं वो 1 डिस्टेंस पर होंगे, लेकिन एस से इनडायरेक्टली कनेक्ट जो वर्टेक्सेस हैं वो मोर देन 1 लेंथ पर होंगे, मतलब मोर देन 1 की डिस्टेंस पर होंगे। और चूंकि ट्री है तो आपको मालूम है देयर विल बी एग्जैक्टली 1 पाथ बिटवीन एनी पेयर ऑफ वर्टाइसेस। ठीक है, और ये जो पाथ होगा ये मिनिमम लेंथ का होगा। मिनिमम लेंथ से मतलब है मिनिमम नंबर ऑफ एजेस का पाथ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक पूरे ग्राफ में से एक ट्री एक्सट्रैक्ट कर लेती है, जिसे हम ब्रेड्थ फर्स्ट ट्री भी बोलते हैं। ओके, नाउ इस एल्गोरिथम को ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च क्यों बोलते हैं, ये जो एल्गोरिथम जो सर्च परफॉर्म कर रही है उसे ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये क्या करती है कि पहले क्या करती है, एक सोर्स वर्टेक्स से जितनी भी के लेंथ की वर्टाइसेस हैं पहले उनको डिटेक्ट कर लेंगे, और जब वो डिटेक्ट हो जाएंगे सारी के डिस्टेंस की वर्टाइसेस, तभी वो k+1 की डिस्टेंस की वर्टाइसेस को डिटेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल मतलब सबसे पहले ये क्या करेगी,
एस से 1 की डिस्टेंस पर या 1 लेंथ पर कौन कौन सी वर्टाइसेस हैं, ये पहले उनको खोज लेगी। ठीक है, उनके खोजने के बाद देन अब ये खोजेगी कि एस से 2 लेंथ की कौन कौन सी वर्टाइसेस हैं 2 डिस्टेंस पर। पहले 1 डिस्टेंस पर, 1 डिस्टेंस का मतलब एस के एडजेसेंट। फिर एस से 2 डिस्टेंस पर कौन कौन सी वर्टाइसेस हैं। 2 डिस्टेंस का मतलब एस के जो नेवर्स हैं, एडजेसेंट वर्टाइस को हम कई बार नेवर वर्टाइसेस भी बोलते हैं, तो नेवर वर्टाइसेस के नेवर्स कौन कौन से हैं। फिर नेवर्स के नेवर कौन कौन से हैं, एंड सो ऑन। सो 1 डिस्टेंस की वर्टाइस खोजी पहले, फिर 2 डिस्टेंस पर जो वर्टाइसेस हैं उनको खोजा, फिर 3 डिस्टेंस पर जो वर्टाइसेस हैं उनको खोजा, एंड सो ऑन। और 3 डिस्टेंस पर जो भी वर्टाइस है वो तब तक डिटेक्ट नहीं होगी जब तक सारी वर्टाइसेस जो 2 डिस्टेंस पर हैं वो डिटेक्ट नहीं हो जाती हैं। ओके सो एक काम करते हैं, अभी हम पूरे एल्गोरिथम और एग्जांपल एक साथ नहीं डिस्कस कर पाएंगे। सो वी कैन स्टॉप हियर एंड वी विल डिस्कस दिस एल्गोरिथम इन आवर नेक्स्ट क्लास। तो मैं आपको फिर भी एक होमवर्क दे रहा हूँ कि आप ये जो चैप्टर है आपकी कॉरमैन की बुक का 22 चैप्टर है, 22 नंबर चैप्टर है, तो आप इसे पढ़ के आएंगे पूरा अप टू DFS तक। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके सामने ये एल्गोरिथम आपके साथ डिस्कस करूँगा कि हाउ द एल्गोरिथम दिस ब्रेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम वर्क्स, हाउ इट आइडेंटिफाइज द ब्रेस्ट फर्स्ट सर्च ट्री, एंड ब्रेस्ट फर्स्ट सर्च और या BFS ट्री क्या है। ठीक है, ओके।